इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट किरचॉफ्स लॉ का ठीक है ना। तो हमें आई फाइंड करना है, ठीक है। इट इज सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट, algebraic sum of all the currents meeting at a point should be equal to 0, or you can say at a point the sum of all the incoming current should be equal to the outgoing current, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना। तो तीनों पॉइंट्स पे हमारा KCL लग सकता है। तो करना क्या है कि इनकमिंग करंट को ऐड करना है, दैट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है ना। और अगर कोई आउटगोइंग करंट बाहर जा रहा है, ठीक है, वो आपके पाथ में नहीं आता है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर करंट कितना बनेगा, 1 2 3, तो दिस विल बी दिस 3 आर इनकमिंग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 एम्पेयर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से 6 एम्पेयर आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पेयर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 6 और 5 दोनों इनकमिंग है, और ये दोनों आउट गोइंग है, ठीक है ना। 6 और 5 11 हो गया, 11 में से 3 चला गया, पीछे कितना बचा, 8 एम्पियर आ गया, ठीक है ना। अब 8 एम्पियर इस नोड पे इनकमिंग है और आउट गोइंग 2 है, उनमें से 2 एम्पियर हम माइनस कर देंगे, पीछे जो बचेगा वो आई की वैल्यू होगी, दिस विल बी 6 एम्पियर। दिस इज बेसिक स्टेटमेंट ऑफ KCL के इनकमिंग करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट शुड बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट्स, ठीक है ना। तो जो हम जहाँ पर कोई स्टेटमेंट बोल भी देते हैं, कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं, कुछ स्टेटमेंट लिखते नहीं है, जस्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो उसको भी आपने कोशिश करनी है नोट डाउन करने की, ठीक है, ताकि आपके पास ये सारी चीज़ें एकदम शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में सेव हो जाएं, ठीक है। जहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा वो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेकिन KCL जो होता है हमारा, किसी एक पर्टिकुलर सर्किट होगा, उसमें बहुत सारे रजिस्टर लगे होंगे, वोल्टेज सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा, वहाँ पर हमने KCL कैसे लगाना है, और KCL की हेल्प से हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जो वैल्यू हमें पूछी गई होगी हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। दिस इज द मेन क्वेश्चन इन दिस टॉपिक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इस तरह के क्वेश्चन और लेंगे उसको कोई फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो आपको क्लियर है, ठीक है। इस तरह से कोई और अलग शेप का एक सर्किट दे दिया गया होगा, अगेन आपने यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, इनकम सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। तो आपको कोई एक आपको मिसिंग होगा, तो वो मिसिंग वाला वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है ना। KCL जो हम सर्किट में यूज़ करके सर्किट को सॉल्व करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं नोडल एनालिसिस मेथड, ठीक है ना। तो
वही आज हम करने वाले हैं। व्हाट इज नोडल एनालिसिस मेथड। नोडल मेथड। सबसे पहले नोड, नोड तो आपको पता ही है क्या होती है। नोड क्या होता है? अ पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू ब्रांचेस आर मीटिंग इज कॉल्ड अ नोड। और एक और एक और नाम होता है जिसका, जिसको हम बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन भी एक नोड ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस। यहाँ पर 2 और ग्रेटर देन 2, 2 और ग्रेटर देन 2, और यहाँ पर 3 और ग्रेटर देन 3 ब्रांचेस जहाँ पर मिलती हैं, हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जंक्शन भी कह सकते हैं, नोड भी कह सकते हैं। तो एवरी नोड, एवरी जंक्शन इज अ नोड, बट एवरी नोड इज नॉट अ जंक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एवरी मैश इज अ लूप, बट एवरी लूप इज नॉट अ मैश। ठीक है ना, इस तरह से। तो जहाँ पर नोडल एनालिसिस मेथड में हम नोड की हेल्प से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर एक नोड बना लेते हैं, ठीक है। ये एक नोड बन गया, लेट इट्स नेम इज नोड ए, जहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं, या यू कैन से 3 ब्रांचेस मिल रही हैं, है ना। अगर हम ए पॉइंट नोड ए, इसको क्या बोलेंगे? एट नोड ए। यहाँ पर हम लिखेंगे एट नोड ए। तो आप देख सकते हो यहाँ कितनी ब्रांचेस हैं? 3 है ना, 1 2 3। ठीक है, ब्रांचेस का नाम भी रख सकते हो अगर आपको बिल्कुल क्लैरिटी करनी है तो। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हमें KCL लगाना है तो इस पॉइंट पे KCL लग सकता है। KCL हमेशा उसी पॉइंट पे लगाएंगे हम जो जंक्शन होगा, मतलब जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस मिलेंगी, जहाँ पर करंट की डिवीजन होगी। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? KCL लगाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर वैसे ही एक पॉइंट हमें मिल गया, यहाँ 3 ब्रांचें हैं। सपोज यहाँ से करंट आ रहा है हमारे पास I, या I1 लिख देते हैं। पहले ब्रांच में करंट I1 ले लेते हैं, दूसरी ब्रांच में करंट को हम I2 ले सकते हैं, और तीसरी ब्रांच का करंट डेफिनेटली आउटगोइंग होगा। ठीक है ना, या तो ये इनकमिंग करंट है तो आगे स्प्रेड होता है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना करंट। तो यहाँ पर आपका करंट I3 मान लेते हैं, है ना। जैसे कि हम जहाँ से करंट हमारा आ रहा है, ज़्यादातर हमारा सर्किट में क्या होता है कि ये आपका मेन करंट है। मेन करंट मतलब दिस इज द करंट दैट इज कमिंग फ्रॉम अ वोल्टेज सोर्स। तो अगर इस पॉइंट पे अगर करंट डिवीजन होगा तो डेफिनेटली ये दोनों आउटगोइंग ही होंगे ना। और बहुत बार क्वेश्चन में पर्टिकुलरली दिया गया होता है कि सपोज ये इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, तो फिर ये आउटगोइंग होगा। ठीक है ना, एक आउटगोइंग जरूर होगा। ठीक है ना, या एक इनकमिंग होगा, 2 आउटगोइंग हो सकते हैं, जहाँ 2 इनकमिंग होंगे, 1 आउटगोइंग होगा। इस तरह से आपको कहीं ना कहीं ये डिवीजन ऑफ करंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम KCL कैसे लगाना, अगर ऐसा आपके पास पॉइंट आ जाता है, उसमें KCL लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जहाँ 3 ब्रांचें मिल रही हैं, तो 3 ब्रांचें मिल रही हैं मतलब हमें 3 ब्रांचों का करंट निकालना है। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक ब्रांच का करंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, तो ब्रांच क्या होती है? ब्रांच होती है एक ऐसे 2 टर्मिनल जिनके बीच में कोई ना कोई एलिमेंट होगा। ये 2 टर्मिनल है, इस टर्मिनल का नाम मैं A रख लेता हूँ, इस टर्मिनल का नाम मैं B रख लेता हूँ। ब्रांच बन गई, बीच में एलिमेंट होना चाहिए। अगर एलिमेंट नहीं है तो ब्रांच नहीं है। सपोज इस तरह से खाली 2 टर्मिनल है, बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों की जगह हम एक ही पॉइंट मार्क करेंगे, वही A रहेगा, वही B रहेगा, बीच में एलिमेंट ही कोई नहीं है। ठीक है ना, तो ब्रांच के लिए बीच में एलिमेंट होगा। एलिमेंट कोई भी हो सकता है ना, आपका करंट सोर्स हो सकता है, आपका रेजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर, कैपेसिटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ये हमने ब्रांच मान ली। अब इस ब्रांच में हम करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, ओम्स लॉ लगा के करंट कैलकुलेट किया जाता है।
जो कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ब्रांच का करंट निकाल रहे हैं तो ये वोल्टेज पूरे ब्रांच की वोल्टेज होगी और ये रेजिस्टर पूरे ब्रांच का रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, एक ब्रांच जब दो टर्मिनल के बीच में एक एलिमेंट कनेक्ट कर दिया, उसके दो एंड पॉइंट्स आ गए, तो डेफिनेटली इस पे भी कुछ ना कुछ वोल्टेज रहेगी, इस पे भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी, है ना। दोनों एंड पॉइंट्स पे वोल्टेज मिल जाएगी ना हमें। इस पे एक वोल्टेज बी ए ले लेते हैं, इस पे वोल्टेज बी भी ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें ब्रांच वोल्टेज निकालनी है। ब्रांच वोल्टेज डेफिनेटली द डिफरेंस ऑफ दीज टू पोटेंशियल इज नोन एज द पोटेंशियल ऑफ दिस ब्रांच। बट हम कौन सा लेंगे, वी ए लेंगे, वी ए माइनस वी बी लेंगे, या फिर बी बी माइनस वी ए लेंगे, कौन सा लेंगे? अभी भी हमें इसका कोई कंफर्म नहीं है कि हम वी ए माइनस बी बी करें या वी बी माइनस वी ए करें। वो डिपेंड करता है कि इस ब्रांच में करंट की डायरेक्शन क्या है। वो डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर करंट इस डायरेक्शन में है फ्रॉम ए टू बी, तो व्हाट यू विल से कि ए का पोटेंशियल ज़्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो हमेशा हाई वैल्यू हमारी वी ए रहेगी, लो वैल्यू हमारी बी बी होगी। दिस विल बी योर ब्रांच वोल्टेज। तो आपके पास ये ब्रांच वोल्टेज कितनी आ जाएगी, बी ए माइनस बी बी, और उसके उस ब्रांच में जितना भी रेजिस्टेंस हो, जितना भी रेजिस्टेंस हो, उस रेजिस्टेंस से इस ब्रांच वोल्टेज को डिवाइड कर दोगे, इस ब्रांच का करंट आ जाएगा। डेफिनेटली अगर रेजिस्टेंस इस तरह से पैरेलल में होगा, एक और ब्रांच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। दो पैरेलल रेजिस्टर होंगे, उनका इक्विवेलेंट ले लेंगे, आर आर पैरेलल आ जाएगा, आर बाई टू आ जाएगा, ठीक है ना। तो दो एंड पॉइंट्स के बीच में जितना भी रेजिस्टेंस हो, चाहे एक रेजिस्टर लगा है, चाहे दो लगे हैं, चाहे कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स will be your branch resistance, and branch voltage divided by branch resistance will give you the value of the branch current. The same theory we will apply to find the current in these three branches. Okay, ठीक, चलो ये क्लियर हो गया ना आपको। नाउ अगर हमें यहाँ पर करंट इस तरह से दिया गया ना, एक इनकमिंग है, ठीक है, ये दो आउटगोइंग करंट्स हैं, ये दोनों आउटगोइंग करंट हो गए, एक इनकमिंग करंट हो गया। अब हमें जहाँ पर हम बेसिकली ये एक नोड है, और जहाँ पर हम केसीएल तभी लगा सकते हैं आगे हमें नोड की वोल्टेज पता हो, या हम नोड की वोल्टेज अपने से अज्यूम कर लें। पता है तब तो ठीक है, अगर पता नहीं है तो हम नोड की वोल्टेज अज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। अभी सपोज जहां पर वोल्टेज Vx ले लेते हैं, जहां पर वोल्टेज आपको मोस्टली गिवन होती है, लेट दिस इज वोल्टेज V1, at this point let the voltage is V2, at this point let the voltage is 0 हो सकती है, अदरवाइज 0 नहीं भी होगी, वट एवर इट मे बी। मतलब इस पॉइंट पे भी वोल्टेज का होना जरूरी है, इस पॉइंट पे भी वोल्टेज होनी चाहिए, इस पॉइंट पे वोल्टेज होनी चाहिए, और इस पॉइंट पे आप वोल्टेज, सॉरी इस पॉइंट पे आप आ गया, कहाँ पर चला गया, यस। तो इस पॉइंट पे आपने वोल्टेज Vx ले लिया, ठीक है ना। अब तो आपके लिए इजी हो गया ना। सबसे पहले आपको अगर सिंपल KCL लगाओगे, आपको पता है I1 इनकमिंग है और I2 और I3 क्या है, आउटगोइंग है। ये तो रिलेशन तो आपके पता चल गया, ठीक है, ठीक है। I1 और I2 को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस लिखना है, ठीक है। I1 क्या रहेगा, नाउ आपको देख रहे हो कि यहाँ पर I1 की डायरेक्शन ऐसे, मतलब ये वोल्टेज ज़्यादा है और ये वोल्टेज, तो ये बन जाएगा V1 माइनस Vx अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू, दिस इज I2 इस ब्रांच में, ठीक है ना। इसमें वोल्टेज V2 रख लेते हैं ना, इसमें V3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Vx है, करंट की डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ है ना, जहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगी
यहाँ कम होगी ना, तो वी एक्स माइनस वी टू हो गया, वी एक्स माइनस डिवाइडेड बाई आर टू। डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा, वी एक्स माइनस वी थ्री डिवाइडेड बाई आर थ्री। तो ये आपका केसीएल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें नोडल एनालिसिस में इसी तरह से रिलेशन बनाने, ठीक है। इस तरह से कोई एक नोड मिलेगी आपको, उस नोड पे करंट का रिलेशन कैसे लिखना है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले हमें ब्रांच की वोल्टेज मिलेगी, which will be the voltage difference between the 2 points, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया ना। चलिए फिर स्टार्ट करें। हाँ, पहले एग्जाम का क्वेश्चन बाद में, पहले हम इसका बेसिक देखते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन सिंपल होगा, अगर ये चीज़ समझ आ गई ना, मैं आपको जहाँ शॉर्ट ही देता हूँ, चुटकी में आपका क्वेश्चन चाहे बड़ा भी होगा छोटा होगा समझ आ जाएगा, आप खुद ही निकाल लोगे। 1 मिनट का टाइम होगा, आप 20 सेकंड में निकालोगे। हाँ, नहीं केवीएल का मैंने समझाया आपको, लंबा समझ आया आपको, जहाँ अप्लाई करना होगा ना वहाँ छोटा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अभी केवीएल के क्वेश्चन नहीं आ रहे, वर्कशीट आ रही है ना, देखते रहना, तो सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। तो करें, हम स्टार्ट करें। ओके, नोडल एनालिसिस मेथड कर रहे हैं हम। लेट अस टेक वन जनरल सर्किट। इस तरह से कोई एक आपको सर्किट दिया होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले नोडल एनालिसिस मेथड देखते हैं होता क्या है, कैसे हम उसको करेंगे, ठीक है। एक सर्किट ले लेते हैं। नोडल एनालिसिस मेथड में हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नोड इक्वेशंस लिखेंगे, और सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है कि जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसमें पहला स्टेप क्या होगा, जो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नोड। नोड्स जब मैं बात करता हूँ तो मतलब वो जंक्शन की बात हो रही है, मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही। तो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नोड्स, पहला स्टेप, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कितने नोड्स हैं, कितने जंक्शन हैं आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। बताइए कितने हैं। 2 जंक्शन है, ठीक है। आप बताइए कितने पीछे। आपका नाम क्या है? अच्छा ऋषभ, आपका नदीम, राइट। तो इसमें हमारे पास देखो, सबसे पहले ऐसा पॉइंट जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस मिलती हैं, हम वो वाला नोड यहाँ पर ढूंढेंगे, ठीक है। पहला ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इसको हम नोड नंबर 1 ले लेते हैं, जहाँ नोड नंबर ए मान लेते हैं, इसका नामकरण कर देंगे कोई ना कोई, ठीक है। यहाँ पर इसको नोड नंबर बी रख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये भी तो एक ऐसा पॉइंट है, ये भी तो एक ऐसा ही पॉइंट है जहाँ तो चलो 2 ब्रांचेस मिल रही हैं, जहाँ तो, ठीक है, ये भी है। अब देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, क्या ये दोनों अलग अलग पॉइंट हैं या एक पॉइंट है? दिस इज अ सिंगल नोड, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन बुक में ऐसे दिया होता है ना, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। कैसे? मैं यहाँ से इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह से एक साथ जोड़ दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो एक स्ट्रेट लाइन थी ना, बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं था, एक लाइन थी इस तरह से, उसमें 2 ऐसे ब्रांचेस थे,
जहां से लेके जहां तक इस लाइन में कोई भी एलिमेंट नहीं था, तो जब जे वाला पॉइंट और जे वाला पॉइंट अलग अलग थोड़ी मानेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को एक ही मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि जो वोल्टेज जहां पर होगी वही वोल्टेज हमें यहां पर मिलेगी। जब तक दो पॉइंट्स में सेम वोल्टेज है, हम उनको दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं मानेंगे, हम उनको एक सिंगल पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो आई कैन रिप्रेजेंट दिस लाइक, ओके। सो अब तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें दो नहीं है, इसमें 3 नोड्स हैं। इसका नाम सी रख लेते हैं, ठीक है। तो 3 इसमें नोड्स हो गए। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नोड्स। दूसरा क्या हो गया? दूसरा स्टेप है कि असाइन अ पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब हो गया वोल्टेज। असाइन अ वोल्टेज टू ईच नोड, ठीक है ना। और उससे पहले एक और स्टेप कर लेते हैं, इसको तीसरा मान लेते हैं। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे? टेक द पोटेंशियल ऑफ एनी वन नोड एज 0। उसको हम बोल सकते हैं कि हमने इस नोड को एक रेफरेंस नोड मान लिया है। इस नोड को हमने क्या ले लिया? एक रेफरेंस नोड ले लिया। मतलब तीनों नोड में से किसी एक नोड का पोटेंशियल हम 0 ले लेंगे, उसको हम ग्राउंड कर देंगे। जब हम उसको ग्राउंड कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल 0 बन गया। इसको हम रेफरेंस नोड ले लेते हैं, ठीक है। किसी को भी ले सकते हो आप, इसको भी ले सकते हो, उसको भी ले सकते हो, लेकिन इन ऑर्डर टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल, लेट अस, हम जनरली क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली लाइन होती है उसी नोड को हमने 0 मान लिया, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारा दूसरा। और तीसरा है असाइन द पोटेंशियल टू ईच ऑफ द रिमेनिंग नोड। ईच ऑफ द रिमेनिंग नोड्स, जो बाकी बची नोड्स, उनको एक एक पोटेंशियल असाइन कर देना। क्योंकि मैंने अभी बात आपको बोली कि हमें ब्रांच की वोल्टेज तभी मिल सकती है अगर दोनों एंड पॉइंट्स पे वोल्टेज होगी। अगर वोल्टेज दी है तब तो ठीक है, अगर नहीं दी है तो हम अज्यूम कर लेंगे। तो हमने अज्यूम कर ली, इस जहां पर वोल्टेज E1 थी, हमें पता है यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, E1 है। यहाँ पर वोल्टेज नहीं हमें पता, हमने अज्यूम कर ली। ए नोड है, उसी के हिसाब से इसका नाम रख लो, VA रख लेते हैं। जहां पर वोल्टेज का नाम VB रख लेते हैं, ठीक है ना। अब तो आपके हर एक नोड पे क्या हो गया, पोटेंशियल आ गया। अब तो अभी आप देख सकते हो कि इस सर्किट में हमें करंट की भी कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी इसमें करंट तो पहले हमें दिया होता ना, ऐसे एरो लगाए होते थे क्वेश्चन में, यहाँ तो एरो ही नहीं है कोई भी। सपोज यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, ऐसे करंट आएगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हो सकता है इधर से करंट आए, ऐसे आएगा, इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जे वाली ज़्यादा वैल्यू, इसकी ज़्यादा पावर है या इसकी ज़्यादा पावर, इसकी ज़्यादा वोल्टेज है, इसकी ज़्यादा वोल्टेज है। कन्फ्यूजन है ना, मोस्टली क्वेश्चन में एरो वगैरह नहीं दिए होते, ठीक है। सिंपल इसी तरह से सर्किट होता है, ठीक है। तो अब करंट की डायरेक्शन कैसे लेनी है? करंट की डायरेक्शन में हम अज्यूम करेंगे। कैसे अज्यूम करेंगे? हम क्या करेंगे कि करंट तो हमें पता नहीं है कि इसमें क्या करंट हो सकता है, इसमें क्या होगा, इसमें हमें तो इस चीज़ का पता नहीं है। लेकिन हमें इस चीज़ का जरूर पता है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, इतना हमें पता है, ठीक है ना। अभी हमें ये भी नहीं पता है कि हाई कौन सा है, लो कौन सा है। तो फिर क्या करेंगे, वो चीज़ हम अज्यूम करेंगे। जब भी हम KCL, अब हमें KCL कहाँ लगाना है, एक जहाँ पर लगा देना है और एक जहाँ पर लगा देना है, ठीक है ना। तो दो जगह पर हमारा KCL लगेगा, दो इक्वेशंस हमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। दो KCL इक्वेशंस मिल जाएंगी, दो नोड इक्वेशंस हमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। जिस भी नोड के ऊपर हम KCL लगाने वाले हैं, जिस भी नोड के ऊपर हम KCL लगाने वाले हैं, हमने उस नोड का पोटेंशियल हाईएस्ट अज्यूम करना है। हमने क्या करना है, उस नोड का पोटेंशियल क्या ले लेना है,
हाईएस्ट ले लेना है, ठीक है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। क्या लेना है कि assume the potential of the node, जहां आप ब्रैकेट में लिख सकते हो अंडर कंसीडरेशन, मतलब जिस नोड को आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है ना, एज द हाईएस्ट पोटेंशियल, ठीक है ना, ये आपने दे देना। इतने सारे स्टेप पता चल गए। उसके बाद केसीएल लिखना है, उसके बाद हमारी इक्वेशन बनेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये मतलब ये 3-4 स्टेप्स हमारे कंपलसरी हैं। डन, ओके। अगर क्वेश्चन या इसमें एरो वगैरह दिए होते, करंट की डायरेक्शन हमें दी होती ना, तब हमने इस स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़नी थी हमें, ठीक है। तब हमने उन्हीं एरो के हिसाब से चलना था। रोज अगर करंट ऐसे होता, अगर ऐसे करंट होता तो हमने सीधा E1 माइनस VA ले लेना था, ठीक है ना। जब अगर क्वेश्चन में ऐसा होगा तो हम वैसे ही करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है तो फिर हमें ये चौथा स्टेप करना ही करना है, ठीक है ना। दिस इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट चलें, ओके। अब देखो जहां पर हम, इतना सारा समझ आ गया ना। अब जहां पर एक करंट जहां पर होगा, जब हम जहां पर हाईएस्ट पोटेंशियल अज्यूम कर लेंगे, VA को हम सबसे ज्यादा मान लेंगे, तो इसका पोटेंशियल तो सबसे ज्यादा हो गया, और करंट तीनों ब्रांचों में आउटगोइंग हो जाएगा, तीनों ब्रांचों में, क्योंकि इसका पोटेंशियल पूरे सर्किट में सबसे ज्यादा है। तो करंट इससे इधर फ्लो करेगा, इससे नीचे आएगा, इधर से इधर जाएगा, क्योंकि इसको हमने हाईएस्ट अज्यूम कर लिया ना। पोटेंशियल हमेशा अगर हाईएस्ट होगा तो करंट हाई टू लो ही जाता है, ठीक है ना। तो अब हमें पता चल गया कि करंट तीनों हमारे आउटगोइंग करंट हो जाएंगे, तीनों की डायरेक्शन आउटगोइंग है, इनकमिंग कोई भी नहीं है, इसलिए हमें प्लस और माइनस का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक इनकमिंग है और एक आउटगोइंग है, अब आपको वहां पर एक चीज का कंफ्यूजन आ जाएगा कि यार इनकमिंग को मैं अगर पॉजिटिव लेता हूं तो आउटगोइंग को तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से हमने देखना है ना उसको, ठीक है। यहाँ पर वैसा कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, एक इसका ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर हम इस नोड का पोटेंशियल हाईएस्ट ले लेते हैं, तीनों करंट आउटगोइंग हो गए और तीनों की डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई झंझट ही नहीं है, सीधा पॉजिटिव लेना, सबको, सबकी पोलैरिटी प्लस रखनी, इस करंट को भी प्लस रखना है, इसको प्लस, इसको प्लस, तीनों को प्लस करेंगे, इक्वल टू 0, दैट इज KCL। this current plus this current plus this current should be equal to 0, this is your KCL, ठीक है ना। नेगेटिव लेते हैं, हाँ, नहीं नहीं वो कोई चक्कर नहीं है, आप नेगेटिव ले लो, मेरा कहने का तीनों की पोलैरिटी सेम है ना, तो फिर इक्वल टू 0 करेंगे। देखो -2 -3 -4 इक्वल टू 0, व्हाट डज दिस मीन, क्या हम इसको +2 +3 +4 इक्वल टू 0, एक ही मतलब हो गया। माइनस साइन कॉमन लेंगे, इक्वल टू 0 की साइड, दूसरी साइड उसको ट्रांसफर करेंगे, 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब पोलैरिटी सेम है तो क्या करेंगे, किसी को भी प्लस माइनस लेने का कोई झंझट नहीं है, सीधा सीधा प्लस ले लेना सबको, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जहां पर नेक्स्ट पेज पे करेंगे, इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, KCL इक्वेशन लिखनी है। हाँ हाँ, अगले जो भी नोड आप कंसीडर करोगे उसका पोटेंशियल हाईएस्ट, जब उसकी बारी आएगी तो उसको हाईएस्ट लेना। अगर आप, इससे क्या होता है कि करंट की डायरेक्शन हमें पता चल रही है, ये डायरेक्शन हमने बनाई, अगर ये डायरेक्शन गलत होगी तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। अगर आंसर हमारा माइनस में आया तो इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की थी एक्चुअल में डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है। डन, जस्ट राइटिंग द KCL इक्वेशन ओनली, ठीक है। चले, तो देखो यहाँ पर जो करंट KCL हम लगाएंगे ना, तो इसकी डायरेक्शन अब ये आएगा VA माइनस E1 डिवाइडेड बाई R1। दूसरी ब्रांच में क्या आएगा, VA माइनस, इधर क्या है 0, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई R2।
इसमें आएगा वी ए माइनस बी बी डिवाइडेड बाई आर, 3 करंट आ जाएंगे. लेट अस राइट देम. एट नोड ए अप्लाई KCL, assume VA to be highest in the circuit. So we will get VA minus E1 plus VA minus 0 by, अभी मैंने बताया, अगर आपकी कॉपी पे लिखा होगा वहीं से देख लो आप. जैसे आपने कॉपी पे सर्किट ड्रा किया ना, देखो उसी के हिसाब से इक्वेशन बन रही है. ठीक है आपका राहुल, जैसे सर्किट है उसी के हिसाब से. पहली ब्रांच में करंट जे हो गया, दूसरी ब्रांच का करंट जे हो गया, तीसरी ब्रांच का करंट जे हो गया. डन. ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ओके क्या होगा, वी ए बाई आर वन माइनस ई वन बाई आर वन प्लस वी ए बाई आर टू प्लस वी ए बाई आर थ्री माइनस वी बी बाई आर थ्री इक्वल टू 0. और वी ए कॉमन ले लो, 1 बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आ जाएगा, माइनस वी बी बाई आर थ्री हो जाएगा. देन E1 को दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपके पास. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द KCL. इसको हम बोलते हैं नोड इक्वेशन, फर्स्ट नोड इक्वेशन, इक्वेशन एट द नोड नंबर 1. ठीक है, अब ये इक्वेशन हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. कैसे? देखो क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है ना कि करंट जो होता है वो V अपॉन R होता है, मतलब वोल्टेज को 1/R से मल्टीप्लाई करना. ठीक है, ये तो पता है आपको. पहली नोड पे इक्वेशन लिख रहे हो आप, वहाँ का पोटेंशियल VA ले लिया, VA ब्रैकेट डाली. इस नोड के साथ कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं? 3, तीनों का रेसिप्रोकल लेके सम कर देना. एक है R1, दूसरा कौन सा है, उसका रेसिप्रोकल ले लो, तीसरा R3. ठीक है ना. फिर इस नोड का दूसरे नोड के साथ जे वाला रिलेशन आ जाता है ना. तो दूसरी नोड किसके साथ, जे नोड दूसरी कौन सी नोड के साथ जुड़ी है, बीबी के साथ. जो दूसरी नोड के साथ जुड़ी है उसका करंट माइनस ले लेना बाई R3, दैट इज इक्वल टू. अब ये तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर जहाँ E1 है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए E1 बाई R1, तो ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा. फर्स्ट पोटेंशियल डिवाइडेड बाई जो भी उसके आगे रेजिस्टेंस होगा, सर्किट को देख के. ठीक है ना. दूसरी इक्वेशन भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे. लेकिन दूसरी इक्वेशन लिखने से पहले हमें पहले दूसरे तरीके से ले लेते हैं. अभी देखो जहां पर अगर जब हम जे वाला नोड कंसीडर करेंगे तो इसका पोटेंशियल हम हाईएस्ट अज्यूम करेंगे. अब उसको भूल जाओ, आप उसको भूल जाओ. इक्वेशन आपको चाहिए थी ना, वो मिल गई. अब हमें इस नोड पे इक्वेशन लिखनी है, हम उसके लिए सोचेंगे. ठीक है ना. तो जहां पर जब हमने जे नोड कंसीडर की तो इसका पोटेंशियल हाईएस्ट ले लिया. ठीक है ना. तो सारे के सारे करंट आउट गोइंग हो जाएंगे, सारे के सारे करंट आउट गोइंग हो जाएंगे. अगर नहीं करना है इसका करंट ऐसा, अगर इसका करंट ऐसा नहीं लेना है, जो पहले रखा है वही रख दो, वही रख लो. लेकिन फिर आपकी डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बनेगी. तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखने के लिए आप पहले इसका पोटेंशियल हाईएस्ट ले लो, सारे के सारे करंट आउट गोइंग हो गए. अभी आपको इक्वेशन लिखना इजी रहेगा. ये करंट क्या आएगा, बीबी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई R3, यहाँ पर आएगा बीबी माइनस 0 डिवाइडेड बाई R4, बीबी माइनस E2, यहाँ पर कितना है E2, तो बीबी माइनस E2 वाई, यहाँ पर कितना आएगा पोटेंशियल इस ब्रांच में. यस बैठिए. तो यहाँ पर पोटेंशियल है बीबी, यहाँ पर है E2,
VB माइनस E2 बाई R5, ठीक है ना, ठीक है ना, लिख दें ना, इक्वेशन लिख दें, ओके। तो नाउ एट नोड नंबर B apply KCL, assume its potential to be highest in the circuit, we will get VB minus VA upon R3, you get it from your copy, ठीक है ना, VB minus 0 by R4, VB minus E2 by R5 इक्वल टू 0, ठीक है, कॉपी पे सर्किट है ना, जस्ट आपको करेंगे कनेक्ट। आपको लास्ट ये इक्वेशन क्लियर होगा ना, सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट कर देते हैं ना, बीबी का ले लेंगे कॉमन, उस तीनों 1/R3 ले लेंगे, 1/R4, 1/R5, ठीक है ना, कॉमन नोड का माइनस रखेंगे, मतलब VA का माइनस वैल्यू आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू E2 बाई, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो जब दो इक्वेशंस आ गए हैं, अब ये वैल्यू R1 R2 इससे में नहीं होगी, ये 1 2 3 वैल्यूज होंगी, है ना, वोल्टेज की वैल्यू कोई 10 वोल्ट होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कोई 1 ओम होगी, 2 ओम होगी, ठीक है। तो यू विल गेट सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन, जैसे आपकी मैथ में इक्वेशन आती है, ऐसी इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। उस दो वेरिएबल्स हैं, तो बाकी एवरीथिंग इज नोन। देखो सिर्फ आपके पास VA आपने अज्यूम किया था और VB आपने अज्यूम किया था, बाकी सारा कुछ सर्किट में गिवन था, बाकी सारी की सारी चीजें, सारे पैरामीटर सर्किट में गिवन थे। तो दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। यू नो हाउ टू सिंप्लीफाई द सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशंस, ठीक है, आपको क्लियर हुआ, श्योर। शैल वी ट्राई वन क्वेश्चन, ओके। आपका क्या नाम है? अच्छा बैठिए, आज हम KCL कर रहे थे, ठीक है। तो जस्ट मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, ये एक सर्किट है, इस पॉइंट पे हमें KCL लिखना था। KCL होता है सम ऑफ ऑल द करंट्स। आपने कब किया था बीटेक? 17 में, कहाँ से? अच्छा राजस्थान का उधमपुर, ठीक है ठीक है। तो याद तो होगा, मतलब टॉपिक्स थोड़े बहुत, हाँ फिर भी, तभी तो मैंने इसको डिटेल में लिया, अदरवाइज मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर अगर हम KCL लगाएंगे, KCL होता है सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट दिस पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर 3 करंट्स हैं हमारे पास, इसका पोटेंशियल हाईएस्ट लेंगे तो सारे के सारे करंट आउटगोइंग हो जाएंगे, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है। इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल VA है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा E1 है, तो इस पूरी ब्रांच की वोल्टेज कितनी बन जाएगी? VA माइनस E1 डिवाइडेड बाई जो इसके बीच में रेजिस्टेंस होगा। तो करंट क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस होता है ना। जिस ब्रांच का करंट निकालना है आपने, उस ब्रांच की वोल्टेज, बेटा कुछ, जिस भी ब्रांच का करंट आपने निकालना है उस ब्रांच की वोल्टेज और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, दोनों को डिवाइड कर दो, उस ब्रांच का करंट आ जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से इस तरह से जब हम कोई KCL किसी सर्किट में लगाते हैं तो पहले हमें नंबर ऑफ नोड्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। इसमें नोड्स कितने हैं? 1 2 3, 3 में से एक नोड को हमने ग्राउंड करना है, उसका पोटेंशियल 0 लेना है, ताकि इसके रिलेटिव, इसके रेफरेंस से अगर जहां वोल्टेज 0 है उसी की वजह से वहां वोल्टेज 5 होगी, उसी की वजह से वहां वोल्टेज, क्योंकि अगर हम जहां पर वोल्टेज 0 कर देते हैं तो यहाँ वोल्टेज चेंज हो जाएगी, यहाँ पर वोल्टेज चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब भी हमें कोई किसी नोड का पोटेंशियल मेजर करना होता है, नोड एक सर्किट क्या है? क्लोज्ड सर्किट है, ये एक क्लोज सर्किट है, ठीक है ना। तो कहीं से ना कहीं आप वोल्टेज को काउंट करोगे तो 0 से स्टार्ट करोगे। किसी एक नोड का पोटेंशियल आपने 0 ले लेना है, उस नोड को रेफरेंस नोड मान लेना है
अब देखो उसी नोड के रिलेटिव, उसी वोल्टेज के रिलेटिव बाकी नोड का पोटेंशियल रहेगा, तभी हम उसको जीरो लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इस ब्रांच में वोल्टेज आ जाएगा वी ए माइनस जीरो डिवाइडेड बाई आर टू। इस ब्रांच में इस पॉइंट पे वोल्टेज है वी ए, इस पॉइंट पे वोल्टेज हमने ली है वी बी, तो इस ब्रांच की वोल्टेज कितनी हो जाएगी वी ए माइनस वी बी, क्योंकि इसका पोटेंशियल हमने हाईएस्ट ले लिया, इसलिए करंट इस तरफ मूव करेगा, हाई से लेके लो की तरफ जाएगा करंट, तो इसलिए ये बन जाएगा वी ए माइनस बी बी बाई आर थ्री। सेम हमने जहां पर इस नोड पे जब करंट लेंगे तो हम वहां पर उसका पोटेंशियल हाईएस्ट ले लेंगे और तीनों करंट्स को आउटगोइंग रख लेंगे, ठीक है ना। तो इस ब्रांच में करंट कितना आ जाएगा, इस बार जब यहां लगाएंगे तो करंट क्या आ जाएगा बी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई आर थ्री। जब हमने यहां लगाया था केसीएल उस समय कितना करंट था बी ए माइनस बी बी बाई आर थ्री। हाँ वो हमें लेना है कि अगर एक को पॉजिटिव लेते तो दूसरे को नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। वो आपकी अपनी अजम्पशन है कि आप इनकमिंग को पॉजिटिव रखते हो तो आउटगोइंग नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आउटगोइंग को पॉजिटिव रखते हो तो इनकमिंग नेगेटिव हो जाएगा। वो क्वेश्चन हम करेंगे, अभी हमने पहला क्वेश्चन वैसे ही किया था ना, ठीक है। वो तब होता है जब हमने तीनों का अलजेब्रिक सम लेना होता है, जब हमें एक में इनकमिंग होता है और बाकियों में आउटगोइंग होता है। हर क्वेश्चन में ऐसा दिया है, हम इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, पूरा क्लियर कट, ठीक है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमें आउटगोइंग है और कहाँ पर इनकमिंग है। और एक क्वेश्चन हम बुक से लेंगे जिसमें से आपको कुछ एरो वगैरह दिए गए होंगे, उसके हिसाब से भी हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको केसीएल एक नोड इक्वेशन जहाँ मिल जाएगी, एक नोड इक्वेशन जहाँ मिल जाएगी। कल हमने केवीएल पढ़ा था, इसमें कितने लूप दिख रहे हैं आपको, कितने मैश दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। एक जहां पर था वहां पर हम करंट I1 लेते थे इस तरह से, यहाँ पर करंट I2 लेते थे इस तरह से, और यहाँ पर करंट I3 लेते थे इस तरह से, ठीक है ना। और कितनी इक्वेशन बनी थी 3, जहां पर कितनी बनेंगी 2। तो ये एक बेनिफिट रहता है केसीएल का कि नंबर ऑफ इक्वेशंस है ना एक कम हो जाती है और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको याद होगा इस ब्रांच में हमने करंट क्या लिया था एक बार I1 माइनस I2, जब हमने जहां लूप इक्वेशन लिखी थी, और जब जहां पर जब जहां पर लूप इक्वेशन लिखी थी तो वो I2 माइनस I1 हो गया था और वो ऊपर की डायरेक्शन में थे। सेम वही चीज यहाँ पर लिख रहे हैं, जब जहां केसीएल लगाएंगे तो वी ए माइनस बी बी हो जाएगा, और जब जहां केसीएल लगाएंगे तो बी बी माइनस बी हो गए। सेम वही लॉजिक चल रहा है, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से ओके, तो यू गॉट दीज 2 इक्वेशंस। लेट अस टेक नाउ वन क्वेश्चन। पहले हम 2 लूप वाला लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। आपको बोला जाता है कि बताइए व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। ज़्यादातर यही चीज़ पूछी जाती है कि जो बीच वाला रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर बताइए कि वोल्टेज कितनी होगी, तो वो हमारी वी एक्स आएगी, ठीक है ना। व्हाट इज द वोल्टेज क्रॉस 3 ओम रजिस्टर, क्वेश्चन इसी तरह से आता है, आपको भी यही कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन कल हमने सेम क्वेश्चन किया था,
लूप एनालिसिस मेथड लगा के। आज हम नोडल पढ़ रहे हैं, नोडल से करेंगे। सबसे पहले आपने देखा कि इसमें नंबर ऑफ नोड्स आपने आइडेंटिफाई करने। सबसे पहले आपने क्या करना, नंबर ऑफ नोड्स आइडेंटिफाई करने। दो नोड्स हैं, ऐसे दो पॉइंट जहां पर तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेस मिलती हों, उसको हम बोलते हैं जंक्शन या फिर नोड। ठीक है ना। तो एक नोड हमारा जहां पर हो गया, इसका नाम हमने 1 रख दिया, इसका नाम हमने 2 रख दिया। ठीक है, कोई भी नाम रख लो। ठीक है, उसमें से इसको हमने क्या कर देना है, ग्राउंड, नेगेटिव वाले कंडक्टर को हमने ग्राउंड कर दिया। ठीक है ना। तो दूसरा जो बचा उसको एक पोटेंशियल असाइन करना है, मतलब उसका एक वोल्टेज का नाम रख देना। मतलब हमने चूज कर लिया कि सपोज इस पॉइंट पे वोल्टेज कितनी है, Vx। जी हमने पहले अज्यूम कर लिया। ठीक है ना। अब जब हम KCL लगाएंगे, है ना, हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे एट नोड 1 अप्लाई KCL। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको याद रखे, आप भी नोट कर लीजिए। ठीक है ना। तो जब भी हमने KCL लगाना है जिस भी नोड पर, उसका पोटेंशियल हाईएस्ट अज्यूम कर लेना है। जबकि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट भी कर सको तो इधर को पॉजिटिव ले लो, तो उधर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आपको पता है ये वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है, वो कम है, करंट यहाँ से निकलेगा उधर ही जाएगा, वापस नहीं आएगा। अगर ये 5 होता, वो 10 होता, तो उधर से इधर आना था, है ना। ये 10 है, वो 5 है, तो करंट इधर से उधर जा रहा है, इधर इनकमिंग हो गया, ये दोनों में आउटगोइंग हो गया, तब भी निकल जाता है। ठीक है ना। लेकिन सपोज जो हमने पढ़ा उसी के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, अभी हमें पता है करंट ऐसा है, हमें पता है करंट ऐसा है, हमें पता है, लेकिन हमने क्या किया, इसको अज्यूम कर लिया हाईएस्ट। जब हाईएस्ट अज्यूम कर लिया तो आउटगोइंग हो गया। ये हमारी अज्यूम्ड डायरेक्शन है, एक्चुअल डायरेक्शन हमें पता है वो है। जब इस ब्रांच में करंट आएगा ना, तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी। आप चेक कर लेना, उसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट KCL इक्वेशन लिख सकते हैं। अब देखिए हमारी जहां पर तीन ब्रांचें मिल रही हैं, 1 2 3, तीनों ब्रांच में जो करंट होगा, तीनों करंट का सम कितना होगा, 0। ठीक है ना। करंट ऑफ दिस ब्रांच प्लस करंट ऑफ दिस ब्रांच प्लस करंट ऑफ दिस ब्रांच, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, वो 0 के बराबर होगा ना। ठीक है, तो वही हम जहां पर लगाएंगे, Vx माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस Vx माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3। 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा Vx बाई 3 लिख दो। ठीक है ना। प्लस Vx माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। इस ब्रांच में करंट क्या आएगा, Vx, जहां पर जो वोल्टेज है माइनस यहां पर जो वोल्टेज है। कहीं पर अगर वोल्टेज नहीं हो तो वहां पर हमने वोल्टेज अज्यूम करनी है, जैसे कि यहां पर हमने कर ली। ठीक है, इस पॉइंट पे वोल्टेज है Vx माइनस 10 डिवाइडेड बाई जितना बीच में रेजिस्टेंस है, करंट का ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे वोल्टेज है Vx, इधर है 0, Vx माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3, Vx माइनस जहां पर कितनी है 5, Vx माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। तीनों करंट हो गए, तीनों करंट का सम क्या हो गया, 0 हो गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, एग्जैक्ट डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, Vx लिखना था आपने, आपने सीधा Vx लिखना था, ब्रैकेट लगानी थी। इस Vx पे, इस नोड पे कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3, तीनों का रेसिप्रोकल लेके सम करना, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। एक तो ये आ गया जो कॉमन नोड है, मतलब इधर इस ये नोड और किसके साथ जुड़ी है, किसी के साथ नहीं जुड़ी है, किसी अननोन वेरिएबल के साथ जुड़ी है, नहीं जुड़ी है। ठीक है ना। तो सीधा आपने कर लेना। अब देखो ये माइनस 10y उधर वाला आएगा ना, माइनस 10y2 जो है वो दूसरी साइड जाएगा, प्लस 10y2 हो जाएगा। ये माइनस 5/4 है, दूसरी साइड जाएगा 5/4 हो जाएगा। सिंपल है ना। तो Vx इसको तो आप कर सकते हो ना सिंप्लीफाई। एलसीएम आपका कितना आ गया, 12 आ गया। 6 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया, आप सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हो, कितना आएगा, ये 5 हो गया, तो ये 4 5 कितना हो गया 20, 25/4 हो गया, 25/4 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 20 प्लस 5, 25/4 हो गया।
ठीक है ना। ये भी कितना हो गया 13/12, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वी एक्स इंटू 13/12 इज इक्वल टू 25/4। व्हाट इज वी एक्स, अभी आपके पास आ जाएगा 25/4, ये दूसरी साइड जाएगा 12 ऊपर 13 नीचे हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा विच इज 75/13, तो कितना आएगा 13 5 यार 65, ओके पीछे बचा 10.100, 13 से कितना जाएगा 567, वी एक्स का पोटेंशियल 5.7 वोल्ट आ गया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये ये इसी को सिंप्लीफाई किया, सबके दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग लिखे, वी एक्स वाई टू अलग कर दिया, 10/2 अलग कर दिया। ठीक है, इसी तरह से इसको वी एक्स वाई 3 अलग कर दिया, तो वी एक्स वाई 4 अलग हो गया, 5/4 अलग हो गया। हाँ वही तो ये किया, वही किया, वी एक्स लिखा सीधा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये थोड़ी लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा। ठीक है ना, तो हमें डायरेक्ट ही चलना है, क्योंकि क्यों भी पीछे वाली कैलकुलेशन क्यों करनी है, हमें तो आंसर चाहिए ना। ठीक है, तो डायरेक्ट इसी तरीके से करना है हमने। पोटेंशियल आ गया आपके पास, जहां पर वोल्टेज कितनी थी 5.7 वोल्ट था, 5.7 वोल्टेज आपको यहां मिल गई। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज सपोज आपको पूछा जाता व्हाट आर द ब्रांच करंट्स, तो करंट तो आपको पता ही है, इस ब्रांच में क्या करंट था, फिर इसमें वैल्यू डाल दीजिए वी एक्स की। ठीक है ना, तो अब जब आप 7.5 करोगे ना, 7.5 माइनस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा। इट मीन्स पहली ब्रांच में करंट हमारा जो आया उसका आंसर माइनस में आया, माइनस में करंट आया हमारा। माइनस में जब भी करंट आएगा इसका मतलब ये हो गया जो हमने डायरेक्शन रखी थी एक्चुअल में डायरेक्शन उसके अपोजिट है, सही डायरेक्शन जो थी वो हमारी अज्यूम की हुई डायरेक्शन गलत थी, एक्चुअल में डायरेक्शन यहां से ऐसे आनी थी। ठीक है ना, बाकी कहीं पर भी एक्स डाल दो आपका, जहां पर भी देखो 7.5 में से -5 करोगे डेफिनेटली ये पॉजिटिव 2.5 आएगा, प्लस करंट आएगा, है ना। तो वो पहले मैंने बता दिया था कि जहां पर वोल्टेज 10 है यहाँ पर 5 है, आपको पता है ये इस तरह से करंट जाएगा, इधर इनकमिंग आ जाएगा और ये इन दोनों में आउटगोइंग आ जाएगा। लेकिन जैसे हमने किया तब भी तो हमारा आंसर आया ना। ठीक है ना, आंसर जब भी आएगा आपका अज्यूम किया हुआ आंसर अगर माइनस में आ रहा है, क्योंकि आपने अज्यूम करके निकाला था, अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो आंसर आपने प्लस कर देना है, अगर समझ गए ना, अगर प्लस में आ रहा है तब तो आंसर आपका करेक्ट हो गया, तब आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर माइनस में आ रहा है, अज्यूम करके निकाल रहे हो ना आप, वैल्यू को अज्यूम किया फिर निकाला क्वेश्चन, तो अगर आंसर माइनस में आया तो आपने उसको प्लस कर देना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? छत्रपाल जी, कहीं एक से हमें वोल्टेज 0 लेनी पड़ेगी तभी हम इस नोड वोल्टेज को अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0 कर पाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, मैं बुक का क्वेश्चन ले लूँ? ठीक है, ओके, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी इसमें जैसे हमने कल 3 स्पेशल केसेस किए थे, उसमें एक सुपर मैश भी बना था हमारा, जहाँ पर सुपर नोड बनेगा, इसके भी 3 स्पेशल केसेस हैं। जैसे कि बीच में वोल्टेज सोर्स आ जाता है, बीच में खाली वोल्टेज है, रेजिस्टेंस आएगा नहीं, तो करंट कैसे निकालोगे, मुश्किल हो जाता ना।
तो वैसे भी आएंगे। बीच में डिपेंडेंट सोर्स भी आ सकता है, अभी मैं आपको डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आप नोट कर लीजिए जल्दी, ठीक है। वो चीज़ें हम करेंगे, जस्ट इट इज़ जस्ट स्टार्ट ऑफ द नोडल एनालिसिस। अगर आपको ये ओके है हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे, अभी तक जितना पढ़ा इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपके धड़ाधड़ निकलते जाएंगे, ठीक है ना। अभी हमने तीनों, जहां पर देखो, जहां पर क्या था वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज थी, यहाँ पर करंट भी हो सकता है। तो करंट हो गया तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा करंट की वैल्यू डालेंगे, वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। चले, ओके। द क्वेश्चन इज, अभी ये जो मैं प्लस माइनस लिखता हूँ, ओके। हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर आप 4 एम्पियर ले लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल निकालना है। वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2 2 2, तीनों की वैल्यू सेम है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एक्स, ठीक है। तो देखो इसमें एक करंट सोर्स ऑलरेडी गिवन है, इधर वोल्टेज है, वी एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने। ओके, आपको पता है इस ब्रांच में करंट सोर्स है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है ना। ये तो आपको चेंज नहीं कर सकते, करोगे तो फिर आपका आंसर उल्टा आएगा। तो जो है वही रखना है, ठीक है ना। ये डायरेक्शन ऐसे होगी, इसमें करंट ऐसे ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। तो करिए, अभी आपको पोटेंशियल हाईएस्ट लेने की जरूरत नहीं है। अभी इस ब्रांच में कितना करंट है, इस ब्रांच में कितना करंट है, बताइए मोहाना, इस ब्रांच में कितना करंट है, 4 एम्पियर है। इसमें कोई वोल्टेज वाला रिलेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, इट इज 4 एम्पियर। तो दिस 4 एम्पियर, दिस इज द इनकमिंग करंट, दैट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है ना। तो इस ब्रांच में करंट क्या, अभी इसको आप ग्राउंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज कितनी होगी, वी एक्स अपॉन 2, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, वी एक्स माइनस 16 अपॉन 2। तो इजी है ना, इजी। वी एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 -8, और -8 इधर आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू वी एक्स, सीधा सीधा निकल गया। 1/2 1/2 1 हो गया, 1/2 क्या हो गया, 1 हो गया ना, तो ये 1 हो गया, 1 वी एक्स। और -8 उधर जाएगा, +8 हो जाएगा, 4 + 8 12 हो गया, वी एक्स की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है ना। आप घर में जाके प्रैक्टिस करना, इधर शीट बन रही है, आपको दे देंगे वो, आज शायद आपको देंगे, पक्का नहीं पर मुझे लगता है दे देंगे, अभी मिल जाएगी शायद, क्योंकि वो मैडम बना रही थी, उन्होंने कंप्लीट कर दिया। कोई और क्वेश्चन ले लें,
बुक के क्वेश्चन के अलावा कोई और लेते हैं, ठीक है ना, बुक में ढूंढना पड़ता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपको, देखो बहुत ही एक आपके लिए थोड़ा सा अलग रहेगा। वोल्टेज मैं ऐसे 510 नहीं रख रहा हूँ, अदरवाइज कोई भी हो सकती है। ठीक है, क्या निकालना चाहते हो, जहां पर कितनी वोल्टेज है, व्हाट इज द वोल्टेज एट दिस पॉइंट। आप बताइए, यहाँ पर वोल्टेज पूछी गई है, लगाना केसीएल ही है, केवीएल भी लगा सकते हो बट केसीएल से जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें वोल्टेज कैसे मिलेगी आपको, जब इसमें करंट पता होगा, यहाँ पर आपको करंट पता चल जाएगा, करंट को और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे तभी वोल्टेज मिलेगी ना, ऐसे तो नहीं मिल सकती, ऐसे नहीं ना मिलेगी। तो इस ब्रांच का करंट मतलब ये वाले ब्रांच का करंट आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप वी एक्स ले लो। ठीक है, तो आ गया आपका क्वेश्चन, 2 मिनट में हो जाएगा। यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। यहाँ पर करंट कितना आ जाएगा, नाउ एक ही वोल्टेज सोर्स है, अभी मैं आपको क्लियरली बता दूं कि करंट यहाँ से ऐसे आएगा, करंट 10 से निकलेगा। ठीक है, और जहाँ से भी करंट आगे जा सकता है, क्योंकि ये डिवीजन में है, ये पैरेलल में आया। ठीक है ना, अदरवाइज अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है, जैसे आपको कंफ्यूज हो गया यार मैं यहाँ प्लस लूँ माइनस लूँ, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, ठीक है ना, सबसे बेस्ट वे है आप इसका पोटेंशियल हाईएस्ट ले लो, करंट आउट गोइंग करो, सीधा सीधा आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन याद रखना उस जब आप जहाँ हाईएस्ट लोगे ना, यहाँ माइनस आएगा, वो वहाँ घबराना नहीं है। पर हाँ, जहाँ पर हम जीरो ले लेंगे, जहाँ पर ना, जहाँ पर थोड़ी है। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप क्या करोगे, जब जहां से अभी अभी मैं वही तो यहाँ जीरो ले लिया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 में जीरो ऐड करोगे ना 5 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं है, जीरो लिया आपने, आपने वैसे चलना, आपने जैसे समझा है वैसे ही करो, कंफ्यूज मत हो जाओ। ठीक है ना, जहां पर करंट क्या आएगा पहले बता दो, अगर मैं वी एक्स को हाईएस्ट ले लेता हूँ, वी एक्स -10/2 आ जाएगा, प्लस, अभी आपको प्लस माइनस का कोई पता नहीं है, ठीक है, आपने सबको सबको प्लस करना है, इक्वल टू जीरो करना है बस। ठीक है ना, अब इस ब्रांच का करंट क्या होगा, आपने इसको आउटगोइंग ले लिया ना, आपने आउटगोइंग ले लिया। ठीक है, इसका मतलब करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसे करंट ऊपर से नीचे आ रहा है पहले साइन कौन सा आ रहा है, प्लस, फिर आ गया माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा, वी एक्स -5 -0 y, कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है 4। अगर जहां माइनस होता, जहां प्लस होता, अब ऊपर से आ रहे हो नीचे, जैसे करंट आ रहा है ना आप वैसे चलो, क्योंकि आप केसीएल ले रहे हो, डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ चलना है। ठीक है ना, जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, ठीक है, पहले माइनस का प्लस का साइन आया, फिर माइनस का, प्लस टू माइनस जाएंगे, पोलैरिटी माइनस में हो जाएगी, वोल्टेज को हम नेगेटिव रखते हैं उस समय। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू माइनस हो गई। अगर जहां माइनस होता और जहां प्लस होता, आप ऊपर से नीचे आ रहे होते, आप ऊपर से नीचे आ रहे होते, ये प्लस हो जाना था, तब वहां वी एक्स +5 आना था। बात समझा रही है ना, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, जैसे करंट की डायरेक्शन के साथ चल रहे हो आप, अगर सपोज करो जहां माइनस होता फिर प्लस होता, तो आप माइनस से प्लस में जंप कर रहे हो, तो पोलैरिटी पॉजिटिव हो गई, मतलब इसका साइन प्लस हो गया, तो आपने +5 लेना था, लेकिन यहां पर क्या है, पहले प्लस है फिर माइनस है, तो ये -5 हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है, अदरवाइज अगर यहाँ आप +5 लिखते हो तो क्वेश्चन गलत होगा, आंसर गलत आएगा। एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट इज द करंट इन द अदर ब्रांच, दिस इज Vx -0। अब देखो यहां से लेके ये इधर तक एक ही ब्रांच मानेंगे, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे,
करंट दोनों में सेम है ना, जब तक करंट सेम है उसको एक ही ब्रांच मानना है। दूसरी ब्रांच तब पैदा होती है जब करंट डिवाइड होता है। जब करंट चेंज होगा तब दूसरी ब्रांच जनरेट होती है। जब तक करंट सेम चल रहा है हम उसको एक ही ब्रांच कंसीडर करेंगे, चाहे उसमें एक रजिस्टर आए, दो आए, तीन आए। ठीक है ना, तो ये दोनों में सेम करंट था, इसलिए दोनों को हमने सिंगल ब्रांच माना। दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, ऐड कर लेंगे, 3 + 1 4 बन जाएगा। तो इसका डिनोमिनेटर में 3 + 1 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा, Vx की वैल्यू मिल जाएगी। Vx की वैल्यू इसमें डालना है ना, तो आपके पास I का वैल्यू आ जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगी, तो जहां पर वोल्टेज आपको मिल जाएगी। अभी इतना तो कर लोगे ना आप, राइट। बताइए Vx की वैल्यू कितनी आती है। पता नहीं, मैंने तो ऐसे डाला था कुछ, चेक कर लो। अगर सबकी 7 आ रही है तो 7। कितना आंसर है आपका? हाँ, आपकी कितनी आई नदीम? -5 भाई, देख लो। माइनस तो नहीं आनी चाहिए यार, देखो। Vx ऐसे रखना है, देखो कैसे सिंप्लीफाई करना है। Vx को इधर रखना है 1/2 प्लस इसको 1/4 प्लस उसको 1/3 माइनस -10/2 है ना, उधर जाएगा तो +10/2 हो जाएगा। -5/4 उधर जाएगा तो कोई, आपका आ रहा है ना आंसर, कहाँ पर? जहाँ पर 1/2, हाँ सॉरी 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 सॉरी, यस, दिस इज 1/4, मैंने एक ही लिया। ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। एलसीएम 4 आ गया, 2 + 1 + 1 4 आ गया, 4/4 इंटू Vx कितना हो गया, ये 5 हो गया, 5 ये आ गया 25/4। आंसर आ गया, Vx की वैल्यू कितनी आ गई, 25/4। व्हाट इज द वोल्टेज एट दिस पॉइंट? इट इज, ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, 1 है ना, और इस यहाँ पर करंट कितना आया आपका। अभी करंट देखो कैसे निकालोगे, तो इस ब्रांच का करंट निकालना है आपने। इस ब्रांच का करंट आपका जे वाला जो करंट है, जे वाला जो करंट है, ये इस ब्रांच का करंट है ना, तो वही वैल्यू डाल दीजिए। Vx/4 था ना, Vx/4 की जगह आपने Vx की वैल्यू डाल देनी है 25/4, और साथ में 4 भी तो है 25/16, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25/16 वोल्ट। तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज आ गई, 25। करंट कितना था, 25/16 था, 25/16 करंट था, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, 1, तो ये आ जाएगा 25/16। डेसिमल में कर लीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया ना। हाँ, कोई बात नहीं, आप, हमने वो देखा ही नहीं तो आपको जो मैंने बताया, इसका पोटेंशियल हाईएस्ट लेना, आगे पीछे पोलैरिटी नहीं देखनी। हाँ हाँ, अगर बीच में आ जाता है, किसी ब्रांच के बीच में वोल्टेज सोर्स आ जाता है, यू हैव टू गो विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट। हाँ, अभी मैं एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा लिख देता हूँ, घर में जाके सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो,
ओके, बीच में एक और चेंज कर देते हैं, जहाँ पर करंट सोर्स लगा देते हैं, है ना, और यहाँ पर रजिस्टर लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। जहाँ अगर यहाँ वोल्टेज सोर्स लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है नहीं लगाइए, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है ना, तो एक नोड आपका यहाँ बन जाएगा, इसको 2 ले लीजिए, इसको 2 ओम ले लीजिए, इसको आप ले लीजिए 6 वोल्ट ले लीजिए, इसको 10 या 20 वोल्ट ले लीजिए। ठीक है, इसको 2 ओम ले लीजिए, इसको 3 ओम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पर वो नोड पोटेंशियल आपका वी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर वी वाई आ जाएगा, और इस सारी लाइन को आप ग्राउंड करोगे, वहाँ पोटेंशियल 0 आ जाएगा। समझ आ रही है? क्वेश्चन हो जाएगा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कर लोगे ना ये? ओके, एक चीज़ और बता देता हूँ। आप बीच में दो नोड्स हैं हमारे पास, यहाँ पर पोटेंशियल है वी ए, यहाँ पर वी भी है, बीच में क्या आ गई, एक वोल्टेज सोर्स आ गई। इस ब्रांच में तो आपका करंट निकलेगा ही नहीं, इस ब्रांच में तो करंट ही नहीं आएगा, क्योंकि खाली वोल्टेज रेजिस्टेंस है ही नहीं है, वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस होना चाहिए ना। तो ये चीज़ आपका बन जाता है सुपर नोड। ये दोनों क्या बन जाएंगे आपके? सुपर नोड। ये पूरा यहाँ से लेके सुपर नोड बन जाएगा, इसको बोलेंगे हम सुपर नोड। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी उसका मतलब है कि दिस इज अ केस ऑफ सुपर नोड। ठीक है, सुपर नोड क्या होता है? जब दो नोड्स के बीच में एक खाली वोल्टेज सोर्स है, कोई वोल्टेज दी गई है, उस नोड उन नोड के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो सुपर नोड बनाएगा एक। ठीक है ना, तो हमें बेसिकली ये हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये नोडल एनालिसिस मेथड है ना। नोडल एनालिसिस मेथड मतलब केसीएल मेथड है। ठीक है, तो केसीएल मेथड में हम क्या करते हैं, नोड, हर एक नोड के ऊपर एक इक्वेशन लिखते हैं, और जो इक्वेशन लिखते हैं उस इक्वेशन का नाम क्या होता है? नोड इक्वेशन। हमें क्या मिलती हैं? नोड इक्वेशंस मिलती हैं हमें, हमें नोड इक्वेशंस मिल रही हैं, एंड दोज वी गेट द नोड इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ नोड वोल्टेज। आपको पता है ना, आपकी जितनी भी इक्वेशंस आई उसमें वेरिएबल क्या था? वी एक्स वी वाई वी ए, है ना। तो वेरिएबल क्या है? जब आपके पास इक्वेशन आई थी पिछले क्वेश्चन में, आपने देखा पिछले क्वेश्चन में क्या आपके पास इक्वेशन आई थी, ये देखो ये इक्वेशन आई थी आपके पास, पिछले क्वेश्चन में आपके पास ये इक्वेशन आई थी। इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या था? वी एक्स। वी एक्स क्या चीज़ है? नोड वोल्टेज। तो मतलब जो आपके पास इक्वेशंस आएंगी वो सारी की सारी इक्वेशंस नोड वोल्टेज की इक्वेशन होंगी। मतलब इक्वेशंस तो करंट की होंगी बट इन द फॉर्म ऑफ नोड वोल्टेज, दे आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेज, राइट। तो यहाँ पर भी हम वही चाहते हैं कि हमें वोल्टेज, हमें इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, तो इक्वेशन जो है वो नोड वोल्टेज की फॉर्म में मिलनी चाहिए। अभी आपके पास एक इक्वेशन तो यहीं से मिल जाती है। देखो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर आप देख लीजिए कि जहाँ पर आप सपोज एक इस नोड पे वोल्टेज है वी ए, इस नोड पे वोल्टेज है वी बी, ठीक है ना, दोनों नोड पे अलग अलग वोल्टेज है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसमें केवीएल भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप बोलोगे यहां से ऐसे जाओगे, आप जहां से
ऐसे जाओगे, सपोज आप VA माइनस, अगर आप जहां से ऐसे जा रहे हो, ठीक है ना, मतलब करंट हमारा VA से VB में जा रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारा प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है ना, तो पोटेंशियल क्या बनेगा, VA माइनस BB। आप VA से BB की तरफ जा रहे हो तो पहले प्लस आएगा, फिर तो -5 लिखना, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कैसे करना चाहे, आप इधर से उधर चले जाओ, नो टेंशन। आप यहां से उधर जा रहे हो, VB से VA की तरफ जा रहे हो तो बन जाएगा VB माइनस VA। जब आप इधर जाओगे तो पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, तो +5 हो गया, कोई चक्कर नहीं है, तब भी वही आएगा। तो एक इक्वेशन आपको इस दो नोड की वजह से मिल जाएगी। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन, लेट अस राइट इट इन प्रॉपर वे, और VA माइनस VB, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आगे एक इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन तो मिल गई ना, दो नोड्स थे जहां पर, तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि दो ही तो अननोन है, एक V है और एक BB है, ठीक है ना, दो इक्वेशन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। एक इक्वेशन तो आ गई, दूसरी इक्वेशन बकाया अभी। दूसरी इक्वेशन कैसे लेनी है, अब हम क्या करेंगे, इस सुपर नोड को यहां से हटा देंगे, सुपर नोड को यहां से हटा देंगे और उसको एक, हाँ, कॉमन नोड से हम रिप्लेस करेंगे। लेट अस राइट इट हियर, थोड़ा सा टाइम हो गया हमारा। ओके, हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे, फिर से रीड्रा करता हूं मैं यहाँ पर सर्किट। अब उस वोल्टेज सोर्स को मैंने रिप्लेस कर दिया विद द शॉर्ट सर्किट, रिप्लेस दिस वोल्टेज सोर्स विद द शॉर्ट सर्किट, मेरे पास इससे आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट, यहाँ पर वोल्टेज क्या थी, VA, यहाँ पर थी BB, बीच में वोल्टेज सोर्स था, शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट हो गया ना, अब ऐसे हो गया, ठीक है। इक्वेशन जहां पर दो नोड्स हैं या एक, अभी आपको एक ही दिख रहा है ना, दो है ना, बीच में कुछ भी नहीं है, तो हम इसको सिंगल पॉइंट से के साथ लिख सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां से एक ही पॉइंट के साथ जोड़ दो सबको, एक ही बात है, लेकिन याद रखना ये ब्रांच इसके नीचे थी और जे ब्रांच, जे रजिस्टर इसके नीचे था। जब इसकी बारी आएगी तो इसकी अपनी वोल्टेज रहेगी, और जब इसकी बारी आएगी इसकी अपनी वोल्टेज आएगी, अपने अपने रजिस्टर की अपनी अपनी वोल्टेज। वोल्टेज बेशक आपने बीच में से वो वोल्टेज सोर्स रिप्लेस कर दिए शॉर्ट सर्किट से, दो नोड की जगह एक नोड आ गई, दो नोड की जगह एक नोड बन गई। इस नोड को हम, जहां इस नोड पे आपके पास, इस नोड पे आपके पास जहां पर जो है VA भी है और BB भी है, यहाँ पर पोटेंशियल VA भी होगा BB भी होगा। क्यों, क्योंकि हमने ये सिंप्लीफिकेशन के लिए किया है, ऐसा एक्चुअल में ये नहीं है, ये एग्जिस्ट तो कर ही रहा है ना, हमने सिर्फ इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, इक्वेशन लिखने के लिए ये थोड़ी सी चेंजिंग की है, ठीक है। तो जब हम जहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस लिखेंगे और इसमें जब हम करंट कैलकुलेट करेंगे, तो इस करंट को कैलकुलेट करने के लिए इस ब्रांच के लिए कौन सी वोल्टेज लूंगा मैं, BB, और जब इस रजिस्टर की बारी आएगी और इसके लिए जब मैं करंट कैलकुलेट करूंगा तो वोल्टेज मैं BA रखूंगा, क्योंकि ये जो हमारे पास चेंज हो गया, बन रहा है नहीं, चलो फिर से लिख देंगे।
अब तो इक्वेशन लिख सकते हो आप, करंट इक्वेशन। देखो यहाँ पर क्या करंट आएगा, यहाँ पर करंट कितना आएगा, कोई भी ले लीजिए आप, कोई भी ले लीजिए आप, यहाँ पर करंट कितना आएगा, 10 माइनस कर दो, है ना, आप बी ए माइनस बी बी कर दीजिए। आपको पता है यहाँ पर 10 का है, करंट ऐसे निकलेगा यहाँ से, ये करंट ऐसे आएगा, ये करंट ऐसे आएगा, ऐसे आपस में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर करंट आप लिख सकते हो 10 माइनस वी ए, 10 माइनस वी ए बाई 2 लिख दो, इसका करंट। हाँ ले लीजिए, हाँ हाँ ले लीजिए, कोई चक्कर नहीं है, माइनस में आंसर आएगा। हाँ वही रख लीजिए आप, नो टेंशन। वी ए माइनस 10/2 प्लस वी ए बाई 2 प्लस बी बी बाई 2, और इस ब्रांच में तो आपको करंट गिवन है 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर देखो, अब बाकी सभी आपने आउट गोइंग लिए ना, आपने बाकी सारे आउट गोइंग लिए, देखो आपने ऐसे किया है ना, है इसमें, इस ब्रांच में तो ये करंट सोर्स लगा हुआ है। अभी देखो मेरी बात सुनो, आपने इसको हाईएस्ट अज्यूम किया, उसको भी हाईएस्ट अज्यूम किया, करंट को आउटगोइंग रखा, लेकिन अभी एस को तो नहीं ना आप चेंज कर सकते, ये तो इनकमिंग है, इसलिए इसको -2 रखना, +2 नहीं करना। इनकमिंग होगा तो -2, आउटगोइंग होगा तो +2। बात समझे ना, जैसे आपने आउटगोइंग को प्लस रखा तो इनकमिंग माइनस हो जाएगा ना, अगर आप आउटगोइंग को माइनस रखते तो इनकमिंग प्लस हो जाना था। दिस इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई, दो इस इक्वेशन में भी वी ए और बी बी है, ठीक है ना, आप लिख सकते हो वी ए को ले लीजिए 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा प्लस बी बी बाई 2, और कितना आ जाएगा बाद में, फिर आप दूसरे वेरिएबल्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, ये कितना आ गया 5, और दूसरी साइड जाएगा इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है ना। दो इक्वेशंस आ गए आपके पास, दो इक्वेशन आ गई, तो सिंप्लीफाई करो, वी ए बी बी निकल जाएगा। ठीक है, इसके एक शीट आपको मिल जाएगी, 70 to 80 क्वेश्चन है पूरे, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी, कोशिश करना खुद ही निकालने की, ठीक है, नहीं निकलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, आज यहीं पर समाप्त करेंगे, राइट। बशारत आपको क्लियर है? ओके, ठीक है।